हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे सीटेट में ईवीएस में पूछे जाने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ईवीएस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम इस टाइम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास में टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्लास आज की इम्पॉर्टेंट शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि ईवीएस में 30 नंबर लाने में काफ़ी ज़्यादा आपकी ये क्लास हेल्प करे। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके सीटेट में ईवीएस में 30 लाने में। ठीक है, क्योंकि ईवीएस इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, बहुत जो है इजी क्वेश्चन आते हैं, वही क्वेश्चन आपके रिपीट मिलते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना है आज की क्लास को और शुरू से लास्ट तक देखना ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका किस राज्य का प्रिय भोजन है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में देखने को मिला है कि नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ जो टैपियोका है वो किस राज्य का प्रिय भोजन है, किस राज्य के लोग खाते हैं। क्या ये असम का भोज्य पदार्थ है या फिर केरल का है, जम्मू कश्मीर का है या फिर है उड़ीसा का। तो ये टैपियोका किस राज्य का प्रिय भोजन है, तो ये है केरल का। ठीक है, टैपियोका जो है एक कंदमूल की तरह फल होता है, उसको उबाल के जो है खाते हैं। तो कहाँ के लोग खाते हैं, खाते हैं केरल के लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से समय में मधुमक्खियां अंडे देने का काम करती हैं। मधुमक्खियों से रिलेटेड 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान देना है कि कौन से समय में मधुमक्खियां अंडे देने का काम करती हैं। क्या वो सितंबर से अक्टूबर का महीना है, जनवरी से मार्च का महीना है, अप्रैल से जुलाई का महीना है या फिर अक्टूबर से दिसंबर का महीना है। तो ये जो मधुमक्खियां अंडे देने का काम करती हैं कौन से महीने में करती हैं, तो ये है अक्टूबर से दिसंबर। यानी अगर आप मधुमक्खियां पालते हैं तो अक्टूबर से दिसंबर का जो समय होता है बहुत अच्छा होता है मधुमक्खियों के लिए। उस टाइम ये अंडे देती हैं, तब मधुमक्खियां जो है काफ़ी मात्रा में हो जाती हैं। तो अक्टूबर से दिसंबर का समय जो होता है मधुमक्खियों का पालने का समय अच्छा होता है, इस टाइम पर ये अंडे देती हैं, अंडे देने का काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। मच्छरों से फैलने वाले जो रोग होते हैं, यानी मच्छरों से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक पूछा जाता है। ठीक है, या तो मच्छरों के बारे में पूछा जाएगा या फिर मच्छरों से होने वाले जो रोग हैं इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो मच्छरों से फैलने वाले रोग कौन हैं, क्या वो डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया है, या फिर मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार है। तो मलेरिया तो है लेकिन हैजा मियादी बुखार नहीं है, या फिर मलेरिया, डेंगू और हैजा है। तो हैजा तो पानी से फैलता है, मच्छर से नहीं फैलता है, या फिर मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार। तो इसका जो सही आंसर होगा, जो मच्छरों से फैलने वाले बीमारी होते जो रोग होते वो होता है तो डेंगू। ठीक है, जो कि मादा एनाफिलिस के कारण फैलता है। दूसरा मलेरिया, तीसरा चिकनगुनिया। ये तीनों रोग जो हैं, ये तीनों बीमारियां जो फैलती हैं किससे फैलती हैं, मच्छर के काटने से फैलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लौह तत्व कुछ सब्जियां होती है जिनमें प्रचुर मात्रा में होता है, तो वो कौन सा है। क्या वो आंवला, पालक और गुड़ है, या फिर आंवला, पालक और आलू है। तो आंवला पालक तो है लेकिन आलू नहीं है, आंवला आलू भी नहीं है, मटर भी नहीं, सॉरी टमाटर भी नहीं है, बंद गोभी में तो जो है लौह तत्व मिलता ही नहीं। तो ये आंवला, पालक और गुड़, ये 3 ऐसे जो है समूचे हैं, ये ऐसे जो है समूह हैं जिनसे जो है लौह तत्व प्रचुर मात्रा में मिलता है। ठीक है, आंवला से भी मिलता है, पालक से और गुड़ से। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब क्या होता है। जो कुडुक एक भाषा है झारखंड की, उसमें जो तोरांग शब्द का यूज किया जाता है या तोरांग शब्द यूज किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है। क्या इस तोरांग का मतलब तालाब होता है, या फिर झरना होता है, तोड़ना होता है, या फिर होता है जंगल। तो जो कुडुक भाषा जो कि झारखंड की भाषा है, वहाँ पे जो तोरांग शब्द यूज किया जाता है उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है जंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी
माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो प्रथम भारतीय महिला है वो कौन थी? क्या वो कल्पना चावला थी, सुनीता विलियम्स थी, यूरी गागरिन थी, या फिर थी बछेंद्री पाल? तो वो कौन थी? वो थी बछेंद्री पाल, जो कि दुनिया की या विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है उस पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी अपने समय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्यमणि ने लोगों की मदद के लिए एक केंद्र खोला, केंद्र का नाम क्या था? जो सूर्यमणि है उन्होंने लोगों की मदद के लिए जंगल में एक केंद्र खोला था, तो उस केंद्र का नाम क्या था? क्या उस केंद्र का नाम बिचेड़ था, केंद्र था, तोरंग था, या फिर तो इनमें से कोई नहीं? तो सूर्यमणि जो कि एक महिला थी, उन्होंने लोगों की मदद के लिए, सूर्यमणि जो थी खुद शिक्षित होके लोगों की मदद के लिए उन्होंने एक केंद्र खोला था, जिसको ऑफिस कह सकते हैं, ऑफिस टाइप में था, जिसमें लोग जो है मदद के लिए आते थे या जो भी उनको हेल्प चाहिए होता था या फिर गीत संगीत सीखते थे, वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा थी झारखंड की उसको सीखते थे, वहाँ की जो भी कलाकृति थी सारी चीज़ें उस केंद्र के माध्यम से सीखते थे। तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम जो सूर्यमणि ने तोरंग रखा था, तोरंग या फिर तोरांग भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसका मतलब जंगल होता है, इससे पहले हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मनुष्यों की तरह सामने की ओर होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन से ऐसा पक्षी है जिसकी आंखें मनुष्य की तरह सामने की ओर होती हैं? क्या वो चील है, यहाँ पे बाज होगा, या फिर बाज है, गिद्ध है, या फिर है उल्लू? तो जो उल्लू होता है उसकी जो आंखें होती हैं मनुष्य की तरह सामने की ओर होती है। जैसे अमूमन कोई भी पक्षी होता है, ठीक है, तो उसकी आंखें इस तरफ होती हैं, लेकिन जो उल्लू होता है उसकी आंखें सामने की ओर होती हैं। ठीक है, तो मनुष्यों की तरह सामने की ओर जिसकी आंखें होती वो कौन है पक्षी? तो वो है उल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक में नहीं पाया जाता? जो रेगिस्तानी ओक एक पौधा है उसमें नहीं पाया जाता। जड़ों का अत्यधिक गहराई तक जाना, ये तो उसमें पाया जाता है। जो रेगिस्तानी ओक होता है उसकी जड़ें बहुत ही गहराई तक जाती हैं जब तक पानी नहीं मिल जाता है। पेड़ के तने में एकत्रित होना, पेड़ के तने में पानी एकत्रित होना, ये भी जो है लक्षण है, यानी कि रेगिस्तानी ओक जो है वो बहुत ही गहराई में जाकर उसकी जो जड़ें होती हैं बहुत गहराई में जाती हैं। जब पानी मिल जाता है तो वहाँ से पानी एकत्रित करके वो अपने तने में रख लेती है, स्टोर कर लेती हैं। तो ये भी लक्षण है। पत्तियां बहुत कम होना, रेगिस्तानी ओक की जो पत्तियां होती हैं उसमें बहुत कम होती हैं, तो ये भी लक्षण है। बहुत सारी पत्तियां होना, ये जो है लक्षण नहीं है, ये नेगेटिव है। यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि रेगिस्तानी ओक में बहुत सारी पत्तियां नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लद्दाख के लोग अपने घरों की निचली मंजिल का उपयोग किस काम के लिए करते हैं? जो लद्दाख के लोग हैं, लद्दाख में रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ के जो घर होते हैं वो 2 मंजिल के बने होते हैं। तो जो सबसे निचला मंजिल का घर होता है वो किस काम के लिए वो करते हैं, उसका यूज किस काम के लिए करते हैं? खाना बनाने के लिए करते हैं, मेहमानों को ठहराने के लिए करते हैं, सामान और जीवों को रखने के लिए करते हैं, या फिर सभी के लिए? तो जो लद्दाख के लोग होते हैं कोई भी घर बनाते हैं तो वो 2 मंजिल का बनाते हैं। एक इस मंजिल ऐसे होता है और दूसरा यहाँ पे होता है, यहाँ भी। ठीक है, तो एक मंजिल यहाँ है, एक यहाँ पे है। तो जो निचली वाली मंजिल है ये यहाँ पे इसका काम किस लिए करते हैं? तो यहाँ पे खाना भी बनाने का काम करते हैं, जो मेहमान होते हैं उसको उनको भी ठहराते हैं, साथ में जो उनके सामान या फिर अन्य जीव होते हैं उनको भी नीचे रखते हैं ताकि उनको ठंड ना लगे। ठीक है, तो जो निचली मंजिल होती है इन सभी कामों के लिए वो यूज कर लिया करते हैं जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो। ठीक है, तो 4th ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छात्र अपनी पसंद और नापसंद के बारे में चर्चा करते हुए कहता है कि मुझे और मेरे भाई दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी इच्छा होती है तो हम किसी होटल में जाकर लिंग हू फेन खाते हैं। बताइए यह छात्र कहाँ से संबंधित हो सकता है? लिंग हू फेन से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि लिंग हू फेन कहाँ का पकवान है, या फिर कई बार आपको इस टाइप से क्वेश्चन घुमाते हुए आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो लिंग हू फेन है सिंपल सा जो इसका जो मतलब है क्वेश्चन का कि जो लिंग हू फेन है कहाँ का पकवान है। ठीक है, ये बताना है। क्या ये उड़ीसा का पकवान है, अरुणाचल प्रदेश का है, असम का है, या फिर है हांगकांग का?
तो ये जो हुलिंग हू फेन है ये हांगकांग के लोग खाना पसंद करते हैं, जो कि एक सांप का पकवान होता है। ठीक है, सांप से बना पकवान होता है जिसको लिंग हू फेन कहते हैं। और ये कहाँ बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है हांगकांग में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व मिलता है? तो ये क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो बंद गोभी में तो होता नहीं है। ठीक है, आंवला, पालक और गुड़ में होता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय में शिक्षण का दृष्टिकोण होना चाहिए। विद्यालय में यानी किसी भी विद्यालय या स्कूल में जो शिक्षण का दृष्टिकोण है क्या होना चाहिए? बाल केंद्रित होनी, बच्चों पे आधारित होना चाहिए, स्कूल केंद्रित यानी स्कूल पे आधारित होना चाहिए, या फिर पाठ्यक्रम केंद्रित यानी जो भी उनका सिलेबस है, पाठ्यक्रम में पाठ्य पुस्तकें उस पर केंद्रित होनी चाहिए, या फिर शिक्षक यानी कि अध्यापक पर केंद्रित होना चाहिए। तो जो विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, वो किसको ध्यान में रखकर पढ़ाना चाहिए? वो ध्यान में रखना चाहिए बच्चों को, बाल केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बच्चा स्कूल में सीखने जाता है तो बच्चे के अकॉर्डिंग ही सिखाएंगे, चीज़ों को पढ़ाएंगे, तब बच्चा जो है आसानी से सीख पाएगा। तो विद्यालय में जो शिक्षा का दृष्टिकोण होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए बाल केंद्रित, ना कि स्कूल केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित या फिर शिक्षक केंद्रित। ये नहीं होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे कीटों का समूह जो अपने साथियों को उनकी गंध से पहचान लेते हैं। कुछ ऐसे कीट होते हैं जो कि अपने साथियों को उनकी गंध से जो है पहचान लेते हैं। जैसे चींटी होती है, चींटी जब एक चींटी जा रही होती है तो उनके पीछे कई सारी चींटियां लगी होती हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये चींटी है, ये जा रही है। ठीक है, तो उनके पीछे कई सारी चींटियां लगी होती हैं। किस लिए लगी होती है? क्योंकि जो चींटी जा रही होती है उसके पीछे से कुछ गंध निकलती है, तो उसी का अनुसरण करते हुए बाकी चींटियां पीछे पीछे लगी रहती, एक लाइन में जाती हैं, एक लाइन से वो हटती नहीं है। इसकी सिर्फ यही वजह है कि वो जो गंध है निकलता है उसका जो है अनुसरण करते हुए जाती हैं। तो कौन से ऐसे कीट हैं जो कि अपने साथियों को उनकी गंध से पहचान लेते हैं? ये बताना है कौन सा ऐसा समूह है। क्या वो मक्खी है, मच्छर है, या फिर तितली है? तो तितली तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मक्खी भी नहीं है, तितली नहीं है, मधुमक्खी तो है, तिलचट्टा नहीं है। ठीक है, मक्खी नहीं है, बल्कि क्या है? चींटी है, मधुमक्खी और रेशम के कीट। ये तीन ऐसे जीव हैं या ऐसे कीट हैं कह सकते हैं, ये तीनों कीट जो हैं अपने साथियों को उनकी गंध से पहचान लेते हैं। ठीक है, जिस तरफ एक साथी जाता है उस तरफ बाकी साथी उनके पीछे पीछे उनका अनुसरण करते हुए जाते हैं। तो चींटी, मधुमक्खी, रेशम के कीट क्या होते हैं? उनको जो है अपने साथियों को उनकी गंध से पहचान लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से पक्षियों की कौन सी प्रजाति है जो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? एक है जो अपने गर्दन रोटेट कर लेती, चारों तरफ घुमा लेती है, वो है उल्लू। ठीक है, जो उल्लू है वो अपना गर्दन चारों तरफ घुमा लेती है। ठीक है, क्योंकि उसका जो गर्दन होता है वो चारों तरफ घूम जाता है, तो उल्लू है। लेकिन एक ऐसा जो है पक्षी है जो कि अब झटके से आगे पीछे अपना गर्दन करती है। तो क्या ये उल्लू है, कौवा है, या फिर बसंत गौरी है, या फिर मैना है? तो वो कौन है? वो है मैना। मैना पक्षी जो है अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है, और जो उल्लू है वो अपने गर्दन को चारों तरफ घुमा लेता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यानी किसी एक पशु के बारे में दिया गया है, उस पशु को बताना है कि कौन से पशु के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है, बताया गया है। लिखा है इसमें कि यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो ये किस जो है पशु की बात की जा रही है? तो क्या ये लंगूर की बात की जा रही? बिल्कुल नहीं। स्लाथ की बात की जा रही, कुत्ता की, या फिर बंदर की? तो ये बात की जा रही स्लाथ पशु की। एक स्लाथ पशु होता है जो कि भालू जैसा दिखता तो है लेकिन वो भालू होता नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टा लटक कर सोता है। ठीक है, जो स्लाथ होता है, कोई भी वृक्ष की शाखा होती है तो उसमें उल्टा लटका होता है। ठीक है, यानी इस तरफ लटका होता है।
या वृक्ष पर रहता है, उसी की जिस वृक्ष पर ये रहता है सलाथ, उसी वृक्ष की पत्तियों को खाता है और लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। ठीक है, और जो पशु को क्या कहते हैं, यानी सलाथ को बहुत ही ज़्यादा आलसी पशु भी कहते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। और कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि सबसे आलसी पशु कौन सा है, तो वो सलाथ ही है जो सबसे आलसी होता है। वो जो है पूरे सप्ताह में एक बार ही पेड़ से नीचे उतरता है, बाकी जो है दिन वो पेड़ पे ही लटका रहता है, उल्टा लटक कर सोता है, और जिस पेड़ पे रहता है उसी पेड़ की पत्तियां खाता है। ठीक है, और नीचे बहुत कम ज़्यादा उतरता है, तो इसको बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा आलसी पशु कहते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा है, ये है स्लॉथ की बात की जा रही है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है। बीज नहीं है यानी जो कि बीज में नहीं आता है काउंट, क्या वो सौंफ है, काली मिर्च है, गेहूं है या फिर साबूदाना है। तो बीज का आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई ऐसा अनाज है जिसको हम बोने पे वो उग आए, जैसे सौंफ है उसको बोएंगे तो उग आएगा, काली मिर्च भी उगाएगा, गेहूं भी उगाएगा, लेकिन साबूदाना अगर आप बोते हैं तो वो नहीं उगेगा। क्यों? क्योंकि ये बनाया जाता है मनुष्यों द्वारा। ठीक है, ये प्राकृतिक नहीं है। तो साबूदाना क्या है, बीज नहीं है, यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाकी सौंफ एक बीज है, काली मिर्च एक बीज है, गेहूं भी आपका एक बीज के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न यानी कि डिजाइन किस कारण से होते हैं। जैसे आप देखते होंगे, जेब्रा देखते होंगे या शेर देखते होंगे, ठीक है, या फिर जो गायें होती बहुत सारी, कई जो है उसमें चित्ती पड़ी होती हैं या कई कलर की होती, तो किस वजह से होती हैं ये? इनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, या फिर उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, या फिर उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, या फिर परावर्तित प्रकाश के कारण होती हैं। तो जो पशुओं की त्वचा पर जो विविध पैटर्न है यानी अलग अलग जो डिजाइन होते हैं वो किस कारण से होते हैं। जैसे आप अगर जेब्रा देखते हैं तो उसके में भी लाइन होती हैं। ठीक है, बहुत सारी गायें जो होती हैं कई एक कलर की होती, कई जो है 2-3 कलर की होती, उसमें ब्लैक भी होती, वाइट भी होती, रेड भी होती हैं। तो किस वजह से होती हैं? वो उनकी त्वचा पर बालों के कारण होती हैं। जो उनमें बाल होते हैं वो बालों के कारण ही यह एक प्रकार की डिजाइन जो है बना देती हैं, डिजाइन के जैसे लगने लगता है। जो जेब्रा होता है, जेब्रा को भी अगर आप देखेंगे तो उनकी जो डिजाइन बनी होती है ब्लैक एंड वाइट, वो उनके जो है बालों के कारण ही होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? ठीक है, ये जंगल अधिकार अधिनियम एक टॉपिक है, उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्ष से रह रहे हैं उनका उस जंगल और उस भूमि या फिर उसमें पैदा होने वाली जो भी वस्तुएं हैं या फिर जो भी अनाज है, जो भी फसल है, उस पर उनका अधिकार होता है। तो यह जनादेश जो है किसके द्वारा दिया गया है? क्या ये भूमि अधिकार अधिनियम 1894 के तहत है, या फिर भारतीय जंगल अधिनियम 1927 के तहत है, या फिर जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के तहत है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये किसके तहत है? ये है जंगल अधिकार अधिनियम जो है 2007 के तहत। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक ऐसा जानवर है जिसकी जो देखने की क्षमता होती है हम मनुष्यों से 4 गुना ज़्यादा होती है। वो कौन सा जानवर है वो बताना है। क्या वो मधुमक्खी और मच्छर है, बाघ और तेंदुआ है, या फिर रेशम का कीट, या फिर छिपकली है, या फिर सांप है, या फिर चील, गरुड़ और गिद्ध है? तो एक ऐसा पक्षी है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कि नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक देख सकते हैं। यानी एक पक्षी की बात करी गई जो हम मनुष्यों से 4 गुना ज़्यादा जो है दूर तक देख सकते हैं। तो वो कौन है? वो है चील, गरुड़ और गिद्ध। ये एक ऐसे पक्षी हैं जो मनुष्यों से 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल 20 क्वेश्चन है जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है।
आई होप कि आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।